होगी तो बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कौन सा क्वेश्चन करने को, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3। आपके क्वेश्चन सेट में कौन सा है, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन जो है ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, पुराने मॉड्यूल में ये क्वेश्चन पहले के मॉड्यूल में नहीं था, बट ये वाला क्वेश्चन इजी है। बी कैटेगरी आप बोल सकते हैं, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बैट। अर्का लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर ₹3 लाख। Depreciation was charged at 10% on SLM basis for a useful life of how many years? 10 years. At the end of year 4, the machine was revalued to rupees 2,700 lakh, 2,700 lakhs, and the same was adopted. What will be the carrying amount of the asset at the end of year 5 and year 6? Assume no change in the useful life. So, calculate. So, 3,000 lakhs divide by 10 years. तो कितना हो गया? 300 lakhs. अब at the end of 4 year बोला ना रिवैल्यू करते हैं, तो 300 लाख इंटू 4 साल कितना होगा? 1200 lakhs. यानी कि 1200 lakhs का टोटल डेप्रिसिएशन है। तो 3000 में से 1200 lakhs अपन माइनस करेंगे तो होएगा कितना? 1800। 1800 को चीज को वो लोग बोल रहे 2700 पे करो, तो जो 1800 से 2700 डिफरेंस कितना? 900 लाख में कितना जाएगा? रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। तो अपन आंसर में लिखते हैं टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। अपन क्लास नोट ओपन कर लेंगे। सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट या तो पीपीई, लेट अस से रुपीज इन लैक्स था। तो ओरिजिनल कितना है? 3000 लैक्स। उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। आप एक साथ कर सकते हैं फॉर 4 years। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन बता देते हैं 3000 lakhs डिवाइड बाय 10 years और इनटू 4 years। तो कितना आ जाता है? 1200। तो फिर आपका जो कैरिंग वैल्यू है या बुक वैल्यू जिसको बोल सकते हैं एट एंड ऑफ ईयर 4, ₹800। ठीक है, आप लिख सकते हैं मेरे साथ। कितने बोला रिवैल्यू करने को? 2700। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिवैल्यू अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर 4 ₹2700 lakhs। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो कितना बचेगा? तो वो आपका जाएगा किधर? रिवैल्यूएशन सरप्लस। बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन ने अपने को क्या पूछा है? क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 5 एंड ईयर 6। क्या लाइफ कुछ चेंज हुआ क्या? 10 में से 4 साल हो गया, 6 साल बाकी है। तो अभी जो रिवाइज डेप्रिसिएशन आएगा वो रिवैल्यूड अमाउंट पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ₹2700 lakhs डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितना है? 6 years। तो कितना होता देखो, ₹450 lakhs। और यहाँ पे आ गया आपका कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर। कौन सा पूछा? 5। कितना अमाउंट? 2250 lakhs। और फिर से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक्चुअली एसएलएम बेसिस है, तो अगर एसएलएम है तो या तो आप 2250 डिवाइड बाय 5 years करो, या तो जो 450 था वही 450 हमेशा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 5 हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर 6 कितना?
2250 minus 450 लाख कितना 1800 lakhs। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो वैसे तो वो लोग ने यही पूछा अपने को, अगर क्वेश्चन देखते हैं व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट, व्हाट विल पूछा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछते हैं तो हम लोग एंट्री पास करते थे। अगर लेटेस्ट से इसका एंट्री पूछते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस 900 लाख का, तो एंट्री क्या आता है, पीपी अकाउंट में रिवैल्यूएशन सरप्लस। वो पूछते तो क्वेश्चन और अच्छा होता, क्वेश्चन और अच्छा होता अगर वो लोग बोलते भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करना। तो उसका मैंने आपको एग्जांपल वो टाइम पे किया था, जस्ट एक रिकॉल कराने के लिए करा रहा हूँ। तो आपने जब खरीदा पीपी को, तो खरीदा था कितने पे, 3000 पे। और पीपी जो रीवैल्यू हुआ है वो हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर 4। एट एंड ऑफ ईयर 4 आपका ओरिजिनली 1800 लैक्स था, और 1800 में आपने ऐड किया 900 लैक्स, बराबर है। तो आउटसाइड कॉलम में इधर आ गया कितना 2700 लैक्स, राइट। अच्छा, हर साल आपका डेप्रिसिएशन इधर से होता जाएगा माइनस, 450 लाख माइनस होएगा, वापस से माइनस होएगा कितना 450 लाख, यस और नो। अब जब आपने 900 ऐड किया तो आपने क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा, और यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा 900। और अगर आपको याद है, अगर पीपी हर साल रिड्यूस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हर साल रिड्यूस होता है इन द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ कितना है, 6 इयर्स है ना। तो यहाँ पे जब आपने किया 2700 डिवाइड बाय 6 ईयर, तो यहाँ पे करेंगे 900 डिवाइड बाय 6 इयर्स, तो कितना माइनस होएगा 150। किधर जाएगा ये पैसा, वापस से पैसा पीएनएल में नहीं जाता है। तो ये अपना रिटेन अर्निंग में जाएगा कितना 150, ब्रैकेट में एक लिख लेते हैं 900 डिवाइड बाय 6 इयर्स। फिर से अगले साल फिर पैसा चला जाएगा रिटेन अर्निंग्स में कितना 150। और जैसे जैसे आपका पीपी का वैल्यू 0 हो जाएगा 6 साल के बाद, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा नहीं, अगर पूछते तो अच्छा रहता था। अब खाली एडिशनल करके दो चीज लिख सकते हैं, एक रिवैल्यूएशन का एंट्री और एक ये। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, एडिशनल नोट करके, एडिशनल नोट, जनरल एंट्री at end of year 4, journal entry at end of year 4 for revaluation, journal entry at end of year 4 for revaluation। एंट्री आएगा क्या, यस तन्वी, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 900 lakhs, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 900 lakhs। और एक एडिशनल नोट 2 कर सकते हैं हम लोग, एडिशनल नोट 2 लिखेंगे, revaluation surplus is amortized, revaluation surplus is amortized in the ratio of depreciation, in the ratio of depreciation। और रिवैल्यूएशन सरप्लस ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस है, तो amortization का एंट्री क्या आता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। ये भी खाली एडिशनल नोट, एग्जाम में देखो पूछा नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना पूछा एग्जाम में उतना ही करना है, ये अपना सेल्फ नोट है। ओके, चलो टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन। तो क्या बोला, स्कैंडा लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीनरी फॉर 2 करोड़ 50 लाख 5 साल पहले, 5 years ago, depreciation was charged at 10% per annum of S&M receives, useful life is 10 years। तो at the beginning of year 3, beginning of year 3 का मतलब end of year 2, the machinery was revalued to rupees 3 crores with the surplus on revaluation being credited to revaluation reserve, यानी कि PP account debit to revaluation reserve। Depreciation was provided on the revalued amount over the balance life of 8 years।
द मशीनरी वॉज सोल्ड इन द करंट ईयर फॉर रुपीज 1,12,50,000। करंट ईयर कहाँ से आया? करंट ईयर का नाता फर्स्ट लाइन में 5 years एगो से, यानी कि हम लोग ईयर 5 एंड में बैठे हुए हैं। मजे की बात। तो अपन टाइमलाइन बना लेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ईयर 0 में खरीदा, ईयर 2 एंड में रिवैल्यू हो, ईयर 2 एंड से ईयर एंड तक चलना चाहिए ना। टोटल लाइफ कितना है? 10 साल है। तो अपन ईयर 5 में उसको सेल करें तो जो आपका जो भी पैसा बचेगा ना ईयर 5 एंड में रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, वो ट्रांसफर हो जाएगा किधर? अपना रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटर है कंपेयर टू पिछला क्वेश्चन। तो 1,12,50,000 में ट्रांसफर किया। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अबाउ। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द मशीनरी फेस्ड ओनली रुपीज 42,50,000 ओनली? तो हम क्या करते हैं, पहले टाइमलाइन बना लेते हैं अच्छा सा, और फिर उसके थ्रू अपन एंट्री करते हैं। तो पहले टाइमलाइन बना रहे हैं 5 साल पहले, उसको सर्कल कर लेना। 5 years एगो को और करंट ईयर को, तो उसको हाईलाइट कर दो आगे। तो मैं यहाँ पे ईयर 0 लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। पहले मेरे को बनाने देना, फिर आप बनाना। 5 years एगो, ठीक है। कितने मशीन खरीदा 5 years एगो? 2 crores 50 lakhs। और कुछ सैलरीज वगैरह दिया? नहीं। डेप्रिसिएशन बोला है एसएलएम बेसिस एट द रेट ऑफ 10%, और लाइफ बोला है 10 years। तो अगर हमको डेप्रिसिएशन करने का है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होएगा वैसे तो ईयर 1 एंड में। सो यहाँ पे ये तो ईयर 0 का हो गया। लेट अस से यहाँ पे लिखते हैं ईयर 1। सो डेप्रिसिएशन एट एंड ऑफ ईयर 1 रुपीज 2,50,00,000, या तो सीधा कर देते हैं इंटू 10%। तो कितना आएगा? 25 lakhs। और रिवैल्यू करने का कभी डिसाइड किया? एंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 25 lakhs। यस और नो? तो आपका ईयर 2 का एंड में आपका जो कैरिंग अमाउंट है पीपीई का, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कितना? रुपीज 2 crores। और उसको आपने रिवैल्यू करने का डिसाइड किया कितने पे? 3 crores। रिवैल्यू टू रुपीज 3 crores, बराबर है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा जाने वाला है कितना? रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा जाएगा आपका रुपीज 1 crore। ओके। फिर ईयर 2 एंड के बाद सेल कभी किया? करंट ईयर मतलब 5th ईयर, ठीक है। तो अभी अपने को जो रिवाइज डेप्रिसिएशन आएगा अपना, तो रिवाइज डेप्रिसिएशन किस पे आने वाला है आपको? 3 crores पे आएगा, बराबर है। रुपीज 3 crores। और रिमेनिंग लाइफ 8 years। और अगर मेरे को ईयर 2 एंड से ईयर 5 में डायरेक्ट जाना है तो मैं इंटू 3 years करूंगा तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा ना। तो कितना होता है? 3/8 इंटू 3 कितना होता है डेप्रिसिएशन? यस एवरीवन, 1,12,50,000। और यहाँ पे ईयर 5 एंड आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट एक्चुअली 3 crores था। उसमें से मैंने माइनस किया रुपीज 1,12,50,000। तो मेरा जो कैरिंग अमाउंट बचा ईयर 5 में वो कितना हो गया? 1,87,50,000। अब यहाँ से अपन दो स्प्लिट्स बनाएंगे उसके लिए अलग, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत बड़ा हो गया। तो दो स्प्लिट बनाएंगे। एक में वो लोग ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि 1,87,50,000 को हम लोग बेच रहे हैं 1,12,50,000, यानी कि लॉ ये कितने में बेच रहे हैं? 1,87,50,000
को बेच रहे कितना 1 करोड़ 12 लाख, तो लॉस हो जाएगा। दूसरे में हम लोग बेच रहे 42 लाख 50, उसमें भी अपना लॉस हो जाएगा। तीसरी बात एक और करना पड़ेगा कि जैसे आपका पीपी का वैल्यू कम हो रहा है, वैसे रिवर्स रिजर्व का भी वैल्यू हर साल कम होएगी। तो जो भी बचा हुआ बैलेंस रहेगा ईयर 5 में वो अपने को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो भी अपने को बताना। तो ये टाइमलाइन मैंने बनाया। आप कैसे देखो, एग्जाम में आप वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको हर एक स्टेप्स बताना कि ईयर 0 में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। इसका फायदा क्या होता है कि ओके, इससे चीजें बहुत आसान हो जाता है टाइमलाइन से, तो आप दोनों भी कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। लैंडस्केप मोड पे करेंगे तो चलेगा, या डबल पेज पे यूज कर सकते हैं टाइमलाइन। उसके बाद देखो, पीपी का कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 कितना है, 1 करोड़ 87 लाख 50,000। क्वेश्चन में अपने को बोला है भाई दो रास्ता है। और में बोला भाई आइदर सोल्ड फॉर रुपीज 1 करोड़ 12 लाख 50,000, और आगे पूछा व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ मशीनरी फेस्ड ओनली रुपीज 42 लाख। तो दोनों में साथ में बता रहा हूँ। तो अगर 1 करोड़ 87 लाख 50 का 1 करोड़ 12 लाख पे बेचा तो लॉस कितना आएगा, लॉस ऑफ रुपीज 75 लाख। इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएल। बराबर है। और ये दूसरे केस में लॉस कितना, 1 करोड़ 45 लाख, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल। ओके। अच्छा, रिवैल्यूएशन का क्या करेंगे, देखो ध्यान देते हैं। आपने रिवैल्यू कौन से ईयर एंड में किया था, ईयर 2 के एंड में किया, बराबर है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन में आप कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लिखा ईयर 2 एंड में आपका जो ओरिजिनल पीपी था वो कितना था, पीपी 2 करोड़ था, जो कि रिवैल्यू हो गया 3 करोड़ में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर 2 एंड में यहाँ पे 2 करोड़ था, प्लस रुपीज 1 करोड़ रिवैल्यू हो गया, तो वो कितने पे आ गया, रुपीज 3 करोड़ पे आ गया। और यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी 1 करोड़। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ कितना है वहां से, 8 ईयर्स, तो रुपीज 1 करोड़। उसके बाद आपने जब डेप्रिसिएशन किया तो आपने 3 करोड़ डिवाइड बाई 8 ईयर्स किया, तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन रुपीज 3 करोड़ डिवाइड बाय 8 ईयर्स। और हमको कौन से ईयर में सेल किया हम लोग ने, ईयर 5, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कितना होगा, 1 करोड़ 12 लाख 50,000, 1 करोड़ 12 लाख 50,000। उसको माइनस करेंगे तो आपका जो कैरिंग अमाउंट था एट ईयर 5 एंड वो कितना आ गया, 1 करोड़ 87 लाख 50,000, जिसको आप अभी बेच रहे हैं। सो दैट कम्स 1 करोड़ 87 लाख 50,000। तो अगर 1 करोड़ 87 लाख 50,000 जीरो होने वाला है, तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में रहेगा वो पैसा भी अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन हर साल फिर भी ट्रांसफर होने ही वाला है पैसा। तो यहाँ पे आपका पैसा ट्रांसफर होएगा लेटेस्ट से, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये तो ईयर 2 एंड में था ना, तो ये था ईयर 2 एंड में। तो पहला साल कितना ट्रांसफर होएगा, कौन बताएगा, अमाउंट 12 लाख 50। तो ये कैसे ट्रांसफर हो रहा, क्या किया आपने, रुपीज 1 करोड़ डिवाइड बाय 8, तो आपका ट्रांसफर हो गया रुपीज 12 लाख 50,000। फिर अगले 2 साल भी आपका सेम ही ट्रांसफर होने वाला।
इधर भी सेम ट्रांसफर होएगा, इधर भी सेम ट्रांसफर होएगा। फिर ये तीनों साल का ट्रांसफर करने के बाद आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व एट ईयर 5 एंड कितना बचेगा? 62 लाख। अब आपका जो चीजें सेल हो रहा है ना, वो कितने में भी सेल होने दो, आपका पूरे का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है क्या हो जाएगा? जीरो। इनफैक्ट आपकी जो एंट्री है वो 4 एंट्रीज आएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग। एक एंट्री आएगा आपका ईयर 3 का एंड में, एक एंट्री आएगा आपका ईयर 4 का एंड में, इसके नीचे लिखते हैं ईयर 4 का एंड में, और एक एंट्री आएगा आपका किधर? ईयर 5 का एंड। और ये भी जो एंट्री है 62 करोड़ 50 लाख जो ट्रांसफर होने वाला है, वो भी कब आएगा? ईयर 5 का एंड। सो टोटल रिटेन अर्निंग में कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है? अगर अपन पूरा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, एक्चुअली पूरा का पूरा है। अब आईसीआई ने जो सोल्यूशन दिया ना, उसमें वो लोग ने इतना अच्छे से नहीं बताया। वो लोग ने क्या किया, हर साल का बताया नहीं, वो लोग ने क्या बोला, भाई पूरा का पूरा 1 करोड़ ट्रांसफर कर दे। लेकिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है जैसा बताना चाहिए वो नहीं बताया होगा। सर हमको क्या करना है, आप ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली आपको एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, काम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो एक बार आईसीआई का भी पहले आप ये लिख लो, फिर आईसीआई का सोल्यूशन देखते हैं। आई थिंक आपने टाइमलाइन पूरा बना लिया। तो अब मैंने क्या किया, इधर बाइफर्केशन नहीं किया, मैंने अलग से एक टेबल बनाया कि भाई 1 करोड़ 87 लाख 50,000 को अपन अभी क्या करें, सेव कर। इसको हम लोग लिख देंगे बैलेंस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके नीचे अपन लिखेंगे therefore after the sale of PPE, balance in revaluation reserve will be transferred to retained earnings. Balance in revaluation reserve will be transferred to retained earnings. Total amount of revaluation reserve transferred to retained earnings is equal to rupees. टोटल बोला मैंने, तो कितना आएगा टोटल? मतलब ये पूरा ही ट्रांसफर हो रहा है, 12,50,000, 12,50,000, 12,50,000 और 62,50,000। तो टोटल कितना ट्रांसफर हो रहा है? 1। अगर आपको हर साल का एंट्री पास करना तो कर सकते हैं, सोल्यूशन थोड़ा बढ़ जाएगा, पर हर साल का एंट्री क्या आने वाला है, तो आपने तभी एग्जांपल के साथ भी किया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन। हर साल वो एंट्री आएगा, रिस्पेक्टिव अमाउंट आपने बता दिया। देखो मेरे को कैरिंग अमाउंट बताओ एट द, जो आपने टाइमलाइन बनाया था, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 5 बताओ कितना है? 1,87,50,000। ऐसे में इसको कैसे किया? वर्टिकली। ठीक है, तो आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, टाइमलाइन के साथ भी कर सकते हैं। बिकॉज अपने को जनरल एंट्रीज नहीं पूछा है, तो ये तो क्या अपना कैलकुलेशन का काम था। और फिर जो हम लोग ने किया, तो यहाँ गड़बड़ क्या कर दिया, इसे ने हर साल का नहीं बताया सेगमेंट। ये लोग ने कैसे बताया भाई, रिवैल्यूएशन सर्कुलर डायरेक्टली ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, कितना दोनों के केस में 1 और ये तो आपने लॉस कैलकुलेट किया था, लॉस पहले वाले केस में कितना था? 75 लाख, विच विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, और दूसरे वाले केस में कितना था? 1 करोड़ 40। अपना जो आंसर का प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा बेटर भी है, समझने के लिए थोड़ा इजी। ठीक है ना? तो ये अपना था टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन नंबर 4 ए कैटेगरी। ऐसा हमने जब थियरी कर रहे थे तो एग्जांपल के टाइम पे भी आप अपने सेम टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ए कैटेगरी।
और ये किसके ऊपर है? रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो अगर अपने को रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मालूम है, मशीन एसी और उसका जो पार्ट है, अगर उसका ब्रेकअप ऑफ इनवॉइस अवेलेबल है तो बेस्ट है। हमने उसका मास्टर एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अगर ब्रेकअप ऑफ इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको 2 दिन कॉल करेगा विजय से, और अगर फिर भी नहीं है तो फिर क्लाइंट वैल्यू। तो इसमें क्या बोला है देखते हैं। So Bharat Infrastructure acquired a heavy machinery at a cost of rupees 1,000 lakhs. The breakdown of its component is not provided. Breakup of invoice is not available. उसको highlight कर लो. Now the estimated useful life of the machinery is 10 years. At the end of year 6, the turbine, which is a major component, needed replacement. तो उसको भी highlight कर लेते हैं. Turbine, which is a major component, require replacement as further usage and maintenance was uneconomical. The remainder of the machine is in good condition and it is expected to last for remaining 4 years. यानी कि लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आया. At the end of year 6 ये सारा estimation किया. Now the cost of new turbine is 450 lakh. Give the accounting treatment for the new turbine. Assuming SLM depreciation and a discount rate of 8%. तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें टाइमलाइन बनाते हैं, बराबर है. और जो स्टोरी है अपना चालू होता है ईयर 0 से. जो मेन मशीन है वो कितने का खरीदा था आपने? 1,000 लैक्स. तो टोटल में मशीन लिख रहा हूँ. टोटल मशीन इज फॉर रुपीज 1,000 लैक्स. और रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ रही है? ईयर 6 है एंड में. डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन ऑन टोटल मशीन. या तो आप बोल सकते हैं, अच्छा लैंग्वेज यूज करते तो एंटायर मशीन. सो डेप्रिसिएशन ऑन एंटायर मशीन. तो एसएलएम बोला ना वो लोगों ने. तो रुपीज 1,000 लैक्स. कितना साल का? ओरिजिनल ओरिजिनल 10 साल, 10 इयर्स. और आप जो है 6 साल के लिए उसको यूज किया, उसके बाद तो कितना होता है? रुपीज 600 लाख एवरी वन. और 1,000 लैक्स में से 600 माइनस करेंगे. डब्ल्यूडीबी ऑफ एंटायर मशीन will be rupees 400 lakhs. अब इसमें कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन ऐड हो जाएगा. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू पाइप, न्यू मशीन? एंड दैट अमाउंट कम्स टू रुपीज 450 लाख. यस और नो? तो ये दोनों का टोटल करके हो जाता है कितना? 850 लाख. अपने को माइनस करना पड़ेगा क्या? डब्ल्यूडीबी ऑफ ओल्ड पार्ट. ओल्ड पार्ट बोले तो ओल्ड टर्बाइन है ना. उसके लिए अगर ब्रेकअप दिया रहता तो अच्छा रहता था. तो ब्रेकअप नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे? 450 का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे. फेयर वैल्यू भी नहीं दिया है तो अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है कि क्वेश्चन में? यस. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर 6. ईयर 6. और एसएफएम में हमने एफएम में सीखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और यहाँ पे लिखते हैं ईयर 0. सो 1 डिवाइड बाय 1.08. कितनी बार इज इक्वल टू करेंगे? 6 टाइम्स. कैलसी पे तो कितना आता? 4.62. 3 डेसिमल तक बता दो. 4.62. इसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 450 लैक्स. यस. तो कितना आता है? नहीं आपने जीटी किया क्या? अपने को पीवी आईएफ निकालना. 1 डिवाइड बाय 1.08. 3 4 3 4 5 क्योंकि अपन तो फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना. प्रेस तो बोला नहीं. 1 डिवाइड 1.3. तो गलती होने की बात बोलता हूँ. 1 2 3 4 5 6. तो ये आना चाहिए आपका 0.630. बराबर है. 0.630 और 283.5.
283.58 lakhs अगर पूरा डेसिमल लेते तो ये आपका 283.58 lakhs आ गया। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम दिया था अपने नोशनल कॉस्ट, क्योंकि ब्रेकअप ऑफ इनवॉइस दिया नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये इसके अंदर दो पार्ट छुपा हुआ है। तो टरबाइन का जो पार्ट है उसका वैल्यू कितना, रुपीज 283.58 lakhs। तो अभी इसको हम लोग को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। So depreciation of part for 6 years. So rupees 283.58 divided by 10 years into 6 years. Yes, 170.15। ठीक है, इतना हम लोग माइनस करेंगे और -23.58। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, रुपीज 113.43 lakhs अपना माइनस हो जाएगा। और फाइनली अपने को आंसर आ जाएगी। सो 850 माइनस 113.43 lakhs, तो आंसर कितना आता है, 736.47 lakhs। This is the new carrying amount of machinery after replacement। बराबर, ऐसा हम लोग ने मास्टर क्वेश्चन में किया था। ये भी नया क्वेश्चन ऐड हुआ है आपके आईसीआई मॉडल के न्यू कोर्स में। तो ये भी क्या है, ए कैटेगरी। अच्छा चांस है इसका आने का, क्योंकि देखो AS10 में बाकी क्वेश्चन पूछ पूछ के वो लोग भी बोर हो गया रहेगा। तो ये एक्चुअली इसी टाइप का क्वेश्चन सीए फाइनल में भी है, तो वो लोग ने आपके न्यू कोर्स में उसको कंसिडर किया। चलो समझा सबको। तो दो वर्किंग नोट में अपन ने ये किया है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट बगैर बोर्ड पे देखे कर सकते हैं, तो ज्यादा मजा आएगा। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो WDV ऑफ ओल्ड पार्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग गए टाइमलाइन पे। तो नंबर 4 पे हमने टाइमलाइन बनाया, वहां से अपने को 283.58 लाख मिला। और फिर इसको अपन लिखेंगे इधर नंबर 5, फिर उसको डेप्रिशिएट किया, उसका वैल्यू माइनस किया और नंबर 8 पे अपने को आंसर आए। ऐसे ने जब इसको सॉल्व किया तो इसको वर्टिकली सॉल्व किया तो आंसर तो वही आएगा, कितना, 736.57। बट साथ में वो लोग ने प्रोविजन भी दिया, प्रोविजन भर भर के दिया। ठीक है ना, तो ये प्रोविजन अपने को एक बार नोट करना जरूरी है। ये प्रोविजन को एक बार रीड करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, the derecognition of the carrying amount of components का मतलब क्या होता है, parts of an item of PP occur regardless of whether the cost of the previous part was identified, यानी कि breakup of invoice में मिला या नहीं मिला, regardless of whether the, क्या बोला, regardless of whether the cost of previous part was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। ये पूरा लाइन का मतलब है, चाहे ब्रेकअप इन इनवॉइस मिला या नहीं मिला, अपने को
पार्ट का जो कैरिंग वैल्यू है उसको क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। If it is not practicable for enterprise to determine the carrying amount of the replaced part, यानी कि ब्रेकअप इनवॉइस नहीं मिला, फेयर वैल्यू भी नहीं मिला, it may use the cost of the replacement or the estimated cost of a future similar transaction as an indication of what the cost of replaced part, that is existing inspection component, was when the item was acquired or constructed। ये पूरे लाइन का मतलब है कि हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ न्यू पार्ट के थ्रू हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट ऑफ द पार्ट एट ईयर 0, और फिर आप उसका सब्सिक्वेंटली क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे टू कैलकुलेट WDV of the replaced part at end of year 6। बराबर। फिर उसके बाद इन द गिवन केस, फिर इन द गिवन केस के बारे में उसके लिए आपने टाइमलाइन वगैरह बनाया तो उसका जरूरत नहीं, पर अपने को ये दो पैरा अपने को नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दो पैरा अपन नोट डाउन करेंगे।